अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार और इत्तेहादी फाइनल करने में मसरूफ है। नून लीग के कायदीन की दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें और राब्ते भी जारी हैं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर खान तरीन और रहनुमा ओन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तफाक हो गया है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून JUI, मुस्लिम लीग काफ, MKM पाकिस्तान और दीगर सियासी जमातों से भी ऐसे राब्ते और मुलाकातें कर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि एक सियासी इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम का अमल भी जारी है। इस हवाले से मियां नवाज शरीफ के जेर सदारत लीगी पार्लिमानी बोर्ड का आज 5वां इजलास भी हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हम यहां हुकूमतें लेने नहीं बैठे, हम इक़्तिदार नहीं अवाम की भलाई चाहते हैं। बानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि 190 मिलियन का स्कैंडल बहुत बड़ा है। ऐसा खलंदरा मुल्क पे आ गया या लाया गया, उसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, फॉरेन रिलेशन का कुछ पता ही नहीं है, मुआशरे की कोई खबर ही नहीं है, अखलाकियात का कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का 190 मिलियन पाउंड का जो है, इसमें तो कुछ शुबा ही नहीं है। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तार ने दावा किया है कि नून लीग को विफाक और सूबों में अक्सरियत लेने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। हमारी क़यादत ने, उन्होंने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान की सियासी जमातों से भी इत्तेहाद किया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हर हल्के में हमारे पास टिकट के लिए 13 दरख्वास्तें आई हैं। उनका यह भी कहना था कि हम पंजाब में किसी से इलेक्शन अलायंस नहीं कर रहे, सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। शेड्यूल जिसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से तो हम 14-15 दिसंबर तक जो है ये सारा मामला जो है इसको कंप्लीट जो है वो कर रहे थे। लेकिन ये दहशत गर्दी के खतरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये हुकूमत का फर्ज है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो दहशत गर्दी का कलकमा करें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। नून लीग आने वाले इंतखाबात में क्या तवक्कुआत रखती है? दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद बनेगा या सिर्फ सीट एडजस्टमेंट होगी? सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला क्या होगा, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, नून लीग बोर्ड जो है वो उम्मीदवारों को देख रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। क्या तवक्कुआत है इस वक्त नून लीग की मौजूदा इंतखाबी माहौल और इस इंतखाबी मैदान को देखते हुए? हम तो बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं और बिलखसूस उसका जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबालिया वाले जलसे में आई है, जिसमें हम कहते रहे 3 लाख लोग हैं, आप कहते रहे 1 लाख लोग हैं, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि 1 लाख से 3 लाख लोग होने का मतलब क्या है और ये कहाँ से लोग आए। तो मेरे ख्याल में उस जलसे के बाद तो बहुत ज्यादा जो सोशल मीडिया पे जिसके अंदर वो ट्विटर पे गालिबन 2 मिलियन लोग हैं, 20 लाख लोग हैं, तो वो जो सारा शोर था कि भाई इस वक्त तो मुल्क के अंदर PMLN जो है उसकी कोई मकबूलियत नहीं है। जब हम सड़क पे गए और आपको मैंने बताया कि मेरी जिम्मेदारी मोबिलाइजेशन के लिए थी अटक, और जब मैं वहां पर गया और वहां पर कॉर्नर मीटिंग्स जो है वो 800-900 लोगों की होने लगी, तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो 2 अलग ही दुनिया है। एक ट्विटर की दुनिया है और एक गली मोहल्ले की दुनिया है। तो वोट तो गली मोहल्ले से पड़ना है और गली मोहल्ले की जो दुनिया है उसको देखने के बाद हम तो इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद हैं कि जिस तरह लोग जलसे में आए, जिस तरह लोगों ने गली मोहल्ले में इस्तकबाल किया, उस तरह अगर वोट पड़ेंगे तो हम इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, टिकट्स के हवाले से पार्टी को रिस्पांस कैसा मिला है, उम्मीदवारों के हवाले से, कैंडिडेट्स के हवाले से? ये बाज हलकों के अंदर 17 कैंडिडेट्स हैं एक सीट के लिए, तो ये रिस्पांस है। बाज जगहों के ऊपर 4-4, 5-5 हैं, बाज जगहों पे बहुत ज्यादा हैं।
और बाहर जगहों पे जहाँ पे हमारे पुराने साथी दोस्त जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको मालूम है कि वही कैंडिडेट हैं और उनको अंदिया भी है, तो वो वहाँ पे कंपटीशन इतना फेयर्स नहीं है। मगर आपके सामने है मैदान, और बाज़ जगहों के ऊपर तो हर एक के साथ बात करने के लिए बाकायदा कमेटियां बनाई गई हैं, ताकि जो लोग हों उनको ये समझाया जा सके कि जो फैसले किए जा रहे हैं वो मेरिट पे किए जा रहे हैं, और बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, कि वो जाके तमाम लोगों से मिलें, उनको इंटरव्यू भी करें, अवाम की राय भी लें, अवाम से जाके बात करें, यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनसे बात करें। तो उस तमाम गुफ्तगू के बाद जो खाका सामने आ रहा है, अगर किसी जगह पे, और तकरीबन हर जगह के ऊपर 4, 5, 8, 10 कैंडिडेट, तो वहां पे फिर बेहतरीन तरीका यही है कि फीडबैक उन्हें दिया जाए, ताकि वो भी कम से कम इस बात पे, हर एक की ख्वाहिश तो होती है, मगर कम से कम उनको ये यकीन जरूर होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था उसको। लेकिन राइट डॉक्टर साहब, अभी तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ 17 कैंडिडेट हैं हर हल्के के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, JUI फे के साथ, MKM के साथ और PMLQ के साथ। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो अपना वर्कर है वो नजरअंदाज होगा इन हल्कों के अंदर? नहीं, देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी सियासत ओवरऑल जो है वो 70-75 साल में लूली लंगड़ी हो गई, जिसका आज जो नवाज शरीफ साहब ने तस्करा भी किया, जिक्र भी किया, और उन्होंने कहा ये कि भाई इस पे बात करनी चाहिए और इलेक्शन के बाद इस पे बात की जाएगी कि ये सियासत इस रुख कैसे बैठी, यहां तक कैसे पहुंची सियासत। तो मैं ये समझता हूं कि सियासत की कमर तोड़ने से बार बार, और मैं आपको एग्जांपल्स अपनी पार्टी की दे सकता हूं, मैं पीपल्स पार्टी की भी दे सकता हूं, उनके कुछ पार्लियामेंटेरियंस बना दिए गए, हमारे एक और जमात अंदर से निकाल के बना दी गई, वो जो MQM भी कोई हकीकी कोई गैर हकीकी बना दी गई। तो इस तरह की जो अटेम्प्ट्स मुसलसल होती रही, उससे हुआ ये कि हमारा आपको पता है कि हम कोशिश कर रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर एक मौसर पार्टी बनाई जाए, वो जोड़ तोड़ के हमने एक पार्टी खड़ी की तो पता चला वो एक रात में उलट गई। तो जब इस तरह की चीजें हो, तो फिर जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो वो जगह जहां पे आप इस बेहंगम सियासत की वजह से या इंटरवेंशनिस्ट सियासत की वजह से आप अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म नहीं कर पाते, वहां पे आप जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज होती हैं फिर उनके साथ आप किसी किस्म का कोई इल्हाक करते हैं, ताकि पूरे मुल्क के अंदर जहां पे आपकी कमजोर पॉकेट्स हों या जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने MQM का जिक्र किया, हमारी हम समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कराची में, यानी छोटा कारोबारी जो दुकानदार है, जो रेडी वाला है, ये तमाम लोग जो हैं, ये पुराने ट्रेडर जो हैं, ये तमाम लोग चाहते हैं कि PMLN आए और चाहते हैं कि वहां पे तरक्की हो, चाहते हैं कि वहां पे सड़कें बने, चाहते हैं कि वहां पे अंडरपासेस बने, चाहते हैं कि वहां पे मैग्नेट स्कूल्स बने जिस तरह पंजाब में बने थे, चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर CT स्कैन लगे जैसा कि शहबाज साहब ने लगाए थे, चाहते हैं कि मोटरवेज बने, चाहते हैं कि हमारी पोर्ट में एफिशिएंसी आए, चाहते हैं कि लोड शेडिंग ना हो, चाहते हैं कि बिजली की कीमत कम हो, चाहते हैं कि गैस की एलोकेशन फेयर हो। तो वो चाहते हैं कि PMLN आए, मगर PMLN की तंजीम वहां पे, अगरचे हमने तंजीम अब स्ट्रेंथन करनी शुरू कर दी हुई है, मगर तारीखी तौर पे हमारी ऐसी तंजीम नहीं है कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हो। तो हमारा ये ख्याल है कि उन जगहों पे जहां पे हमारी तंजीम स्ट्रॉन्ग नहीं है मगर हमारा वोट बैंक है, वहां पे हम अगर किसी के साथ इल्हाक करेंगे तो हम इलेक्टेबल्स को ले आएंगे और हमारे खुद भी कुछ इलेक्टेबल्स आएंगे और एक अच्छी पार्टी की हमारे पूरे मुल्क में सियासत जो है वो लोगों के सामने नजर। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो वहां पर मिल रहे हैं, देखिए मुस्लिम लीग नून का और मरीम नवाज का टर्न कोर्ट्स के हवाले से उनको कह लें, इलेक्टेबल्स उनको कह लें, उनको लोटे कह लें, उनके हवाले से एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है। अभी IPP से आप मिले हैं, सीट एडजस्टमेंट की इतलात हैं, तो वहां पर तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशतर रहनुमा उनके वही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए थे। तो कहीं मुस्लिम लीग नून आपको नहीं लगता कि उस असूल के ऊपर कि इनको इनके साथ नहीं चला जाएगा, इनके साथ नहीं सियासत होगी, उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रही? देखिए IPP तो PMLN नहीं है ना,
और आईपीपी के साथ जब जो भी बात होगी, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें किस जगह पे किसी और पार्टी के साथ जो पीएमएलएन नहीं है, जो आईपीपी है, चाहे वो टूट के आई हो पीटीआई से, उनकी अपनी जो सियासी बैंक्रप्सी है उसकी वजह से, कि हमारे लोगों को ऊपर हेरोइन डाली, हमारे लोगों को 2.5 साल जेल में रखा, 3-3 साल जेल में रखा, मौत की काल कोठरी में डाला, मगर एक बंदा एक एमपीए नहीं तोड़ सके। तो ये कैसी पार्टी निकली कि अभी किसी को अरेस्ट भी नहीं किया था तो 30-50 लोगों ने जाके एक नई पार्टी ज्वाइन कर ली। ये क्या बात हुई? तो ये इन तमाम चीजों की वजह से नई पार्टियां बनी हैं, कुछ पुरानी पार्टियां हैं, जिस तरह एमक्यूएम है। तो हम उन पार्टी से जब इल्हाक करते हैं तो वो पार्टी पीएमएलएन तो नहीं बन गई। तो वो तो हम जिस जगह के ऊपर हमारे पास कैंडिडेट मजबूत नहीं है, सिर्फ उसी जगह पे उनसे बात करेंगे जहां पे हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं, हमारे लॉयल कैंडिडेट्स हैं, वेल परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स हैं, वहां तो हमारे कैंडिडेट्स होंगे। ये आप जिसको सीट एडजस्टमेंट कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे एक इंतखाबी इत्तेहाद या अलायंस के तौर पे देखते हैं। अगरचे इमरान साहब ने कहा अलायंस नहीं है, सीट एडजस्टमेंट है। इसका ये फॉर्मूला क्या है सीट एडजस्टमेंट का मुस्लिम लीग नून के सामने इन जमातों के साथ? मैंने आपको जो ब्रॉड फार्मूला है वो बता दिया कि जहां पे हमारे लॉयल कैंडिडेट्स मौजूद हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मौजूद हैं, सियासत हमारी जो है वो और तंजीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वहां पे हमारे कैंडिडेट होंगे। अगर किसी जगह पे हमें नजर आए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि हमारे कैंडिडेट्स नहीं हैं या हमारे कैंडिडेट्स कमजोर हैं या हमारी तंजीम जो है उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, वहां पे दीगर पार्टीज के साथ बैठ के बात कर लेंगे। मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक सीट एडजस्टमेंट होगी, मगर वो देखते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे अपने भी कैंडिडेट्स बहुत स्ट्रांग हैं और जहां जहां स्ट्रांग है उनका पहला हक है, उन्हें पहला मौका मिलना चाहिए। ठीक है। ले जो आप मुलाकातें कर रहे हैं, दिगर जमातों को साथ लेकर चलने का इस वक्त कोशिश है, क्या इससे ये तासुर जा रहा है कि शायद कोई एक जमात इस वक्त इंतखाबात में अक्सरियत या सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती? तो क्या वाकई आपको भी लगता है कि ये एक जमात के बस की बात नहीं है इस वक्त अक्सरियत लेना? देखें, मैं तो आपको जो आपके प्रोग्राम का पहला हिस्सा था उसमें जो मुकदमा मैंने आपके सामने पेश किया वो यही था कि इस जलसे के बाद और अब सड़क के ऊपर जो हमें अवाम की तरफ से मिल रहा है रिस्पांस, हमारा तो ख्याल है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी बड़ी अच्छी प्रेजेंस होगी। ये तो अवाम ने फैसला करना है कि वो किसी एक पार्टी को अक्सरियत देकर भेजते हैं हाउस में या एक ब्रॉड अलायंस जो है उसके जरिए हुकूमत साजी होगी। मेरी ख्वाहिश ये है कि एक पार्टी जो है जिसको भी लोग इलेक्ट करें उसको इतनी मकबूलियत हो और अक्सरियत मिले कि वो ऐसे फैसले कर सके जो सख्त हैं, ऐसे फैसले कर सके जो मुल्क को सही डायरेक्शन में ले जा सके, ऐसे फैसले कर सके जिससे उमंगें जो नौजवानों की हैं, यूथ की हैं, वो उमंगें पूरी हो सके। वो सख्त फैसले, तो वो सख्त फैसले करने के लिए अच्छा ये होगा मुल्क के लिए भी, सियासत के लिए भी, कि किसी जिसको मकबूल तरीन जो पार्टी जिसको लोग चाहें वो आए, वो हुकूमत बनाए और वो फिर लोगों को कहे कि आपने हमें मैंडेट दिया है जिसमें कोई ब्लैकमेलिंग की गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो कह रहा है कि मैं हुकूमत छोड़ जाऊं तो तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो ये फैसला मत करो। इस तरह की चीजें नहीं होंगी तो फिर आप सियासी जमातों को और सियासत को और सियासी रहनुमा जो हैं उनको अकाउंटेबल कर सकेंगे। आप कह सकेंगे कि भाई आप रहनुमा तो हैं मगर आप खिदमतगार हैं, खिदमत गुजार हैं और आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट खिदमत का था और आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी कि आपकी हुकूमत नहीं चलेगी या चलेगी, तो आपको जो फैसले करने थे आप करें और अगर आपने नहीं किए फैसले तो हिसाब दें। तो मैं समझता हूं कि जैसे जैसे इस तरह की सियासत आगे आएगी उसको फरोग मिलेगा, उसमें अलायंस की फिर जरूरत भी कम होती चली जाएगी, अलायंस की बंदिश भी कम होती चली जाएगी और जो भी पार्टी जीत कर आएगी और हमें उम्मीद है कि लोग हमें इलेक्ट करेंगे वो फिर फैसले करेगी जो सख्त फैसले हैं ताकि मुल्क में आने वाले वक्त में हर साल लोगों को नौकरियां मिल सके। कॉलेज से बच्चा निकलता है तो उसको नौकरी की जरूरत है, वो डिमांड करता है और ये उसका हक है।
और हमारी रियासत को, हमारी हुकूमत को उसके लिए ये जॉब क्रिएट करनी होगी, और जो बड़े बड़े सेठ हैं उनको उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा और ये फैसला करना पड़ेगा कि हम $4 बिलियन, जैसे पिछली हुकूमत ने टर्फ के अंदर $4 बिलियन तकरीबन 100 लोगों में बांट दिए, $4000 मिलियन, यानी पूरा IMF का प्रोग्राम $1 बिलियन का होता है, $4 बिलियन सेठों में बांट दिए, 100 सेठों में। अरे भाई, ये कौन सी इकोनॉमिक्स के स्कूल से पढ़ के आए थे? जबकि इस मुल्क के अंदर जो नौजवान बच्चे निकल रहे हैं, कोई IT का काम करना चाहता है, उसको बिलियन नहीं, उसको आप 30-40 लाख रुपया देते तो वो नया कारोबार शुरू कर लेता और अपने साथ 3-4 और लोगों को नौकरी दे देता। मगर ये इस तरह की सियासत को बदलने के लिए किसी को खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होने के लिए मजबूत फैसले करने होंगे। मजबूत फैसले करने के लिए बेहतर ये है कि जो पार्टी भी आए, और हम दोबारा से लोगों से अपील करते हैं कि हम पेश करते हैं और अपील करते हैं कि हमारी पार्टी को इलेक्ट किया जाए, तो अच्छे फैसले करके अच्छी एक सियासत की तर्ज भी बनाए और मुआशी तौर पे भी मुल्क को एक अच्छी डायरेक्शन मिले, समाजी तौर पे भी। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर मुस्तदिक मलिक हमारे साथ मौजूद थे। और नून लीग के अंदर जो टिकटों का मामला है और साथ ही साथ जो अलायंसेस, जो इत्तेहाद दीगर जमातों के साथ इस वक्त उस पर बात हो रही है, उस हवाले से बात कर रहे थे। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक तनाज़ात का शिकार है। इस इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर तहरीक-ए-इंसाफ को नोटिस हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की सदा मुस्तरद कर दी। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान आजा की सरबराही में 5 रुकनी जो कमीशन है उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 14 दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने देते हुए कहा कि इंतखाबात से 2 रोज पहले इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाता है, कोई वोटर्स फहरिस्त तश्कील नहीं दे पाती और 2 दिन बाद इंतखाबात हो जाते हैं। अकबर एस बाबर ने 9 मुंतखब अरकान को मुअत्तल करने की इस्तदा की। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। दरखास्त गुजार राजा ताहिर नवाज अब्बासी के वकील ने भी दलाल दिए और इस्तदा की कि यह पूरा अमल जाली था और कलअदम इसे करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर तहरीक-ए-इंसाफ को नोटिस भी जारी कर दिए। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। दूसरी जानब 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में एहतसाब अदालत ने बानी चेयरमैन PTI के शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत की जानिब से इमरान खान के शरीक मुल्ज़िमान शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी और दीगर के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लगा दिए गए हैं। इसके अलावा PTI की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आज PTI और सियासत से अलहदगी का फैसला किया है। उन्होंने सेनेट के नशिस्त से भी इस्तीफा दे दिया है। ये जो तमाम मामला है, इस पर तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, किस तरह से इन इशूज़ को देखती है, इस पर प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे साथ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मुख्तलिफ केसेस में नुमाइंदगी कर रहे हैं, नईम हैदर पंजोथा साहब मेरे साथ मौजूद है। नईम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम हैदर साहब, सबसे पहले तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला ऐसा लगता है कि अभी भी इससे PTI शायद निकल नहीं पा रही या निकल नहीं रही। नोटिस जारी हो गए हैं, एतराजात उठाए थे, तो अभी भी आप समझते हैं खतरा है बल्ले के निशान को तहरीक-ए-इंसाफ के? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश रहमान साहब। गुजारी ये है कि हमने इंटर पार्टीज इलेक्शन जो है वो 2020 के अंदर भी करवाए थे, मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में बताया था, और उस वक्त कोई इतराज नहीं लगा। अब दोबारा इलेक्शन कमीशन ने 71 दिन फैसला महफूज रखा और इलेक्शन जब करीब थे तो ये एक हमारे साथ एक नाइंसाफी की और एक ऐसा ऑर्डर पास किया कि आप 20 दिन के अंदर इंटर पार्टीज इलेक्शन करवाएं। अब जो आज इतराजात लगाए जा रहे हैं, ये मुख्तलिफ लोग प्लांट किए गए हैं जो ये कहते हैं कि हम PTI के मेंबर हैं, हम बानी मेंबर हैं। आपने नहीं देखा होगा अकबर एस बाबर साहब हों कि या उसके अलावा दीगर लोग हों कि कभी वो 9 मई में जब इमरान खान साहब को अगवा किया गया था वो उस वक्त कहीं मौजूद हो, या उसके अलावा आपने कहीं देखा हो उनको कि किसी जगह के ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ वजीराबाद में, वहां पर आपने कहीं देखा हो कि वो वहां पर मौजूद है, या उसके अलावा ऐसी जगह जिसके ऊपर आपने देखा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ एक क्रैक डाउन जारी है तो वहां पर कहीं मौजूद हो। तो ये लोग बाकायदा तौर पर प्लाट किए गए हैं। अब अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया और 29 तारीख को बाकायदा शेड्यूल भी जारी किया गया था कि
तारीख मुख्तस की गई है। पेशावर के अंदर एक मुकाम था जहां पर ये बाकायदा वाज़ह किया गया कि हम ये दो तारीख को करवाने जा रहे हैं, और इसके लिए जो लेटर है वो बड़ा जरूरी है, जो कि हमने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। इसी वजह से भिजवाया था कि वहां पर हमें सिक्योरिटी काम की जाए, और इलेक्शन कमीशन ने उस लेटर के ऊपर डायरेक्शन दी IGKPK को और चीफ सेक्रेटरी को। तो वो प्रोसेस तो मुकम्मल है। आज मैं गौर साहब के साथ बैठा हुआ था और जो इतराजात कुछ लगाए, कुछ जो उन्होंने कहा कि आपने ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, तो मैंने कहा जी मुझे फॉर्मेलिटीज दिखाएं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमने पूरी नहीं की। तो मैंने देखा, उन्होंने मुझे पेज दिखाया, पेज के अंदर कि ये फॉर एग्जांपल पेज है जी, और पेज के ऊपर जो है वो तारीख, यानी कि आज की तारीख पर हमने पेपर जमा करवाए तो यहाँ पर लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा जी इस जगह के ऊपर पेपर, यानी कि ये सिग्नेचर है, इसके नीचे डेट लिखी है। उन्होंने कहा ये थोड़ा सा इस साइड के ऊपर आपने थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे रखी है, यानी कि वो कोई ऐसी उसकी कोई स्पेसिफिक जो है ना वो रिक्वायरमेंट कि आप कॉलम बना हुआ है कि कॉलम के अंदर नहीं लिखी है, गलत कॉलम के अंदर आई है। फिर जो 2022 के अंदर एक इंटर पार्टी से जो इलेक्शन हमारा हुआ था, उन्होंने कहा कि इसका जिक्र आपने क्यों किया है? उन्होंने कहा कि हम मूव कर देते हैं, और वो हमने बताया इसलिए जरूर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस तरह के एतराज आते हैं, लेकिन नहीं मैदर साहब ये फरमाइएगा, पार्टी की मुश्किलात सिर्फ इलेक्शन कमीशन में तो नहीं है, पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है वैसे, क्योंकि लोग अभी भी छोड़ रहे हैं। शौकत तरीन जो है वो आपके वजीर खजाना रहे, आज उन्होंने भी अपनी सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफा दे दिया। तो किस तरह से मुनज़्ज़म कर रहे हैं या करेंगे पार्टी को इलेक्शन के लिए? देखिए, मैं बड़ी इसके ऊपर वाज़ेह गुजारिश करना चाहूंगा कि तीनों, पहले इलेक्शन कमीशन जो कहता है जी हम आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, फिर जनाब आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हम जिम्मेदारियों का पता है हमें, फिर इसी तरह से आप देखें कि वहां पर निगरान वजीर आजम हो या दोनों सूबों के अंदर जो हुकूमत है, निगरान सेटअप बैठा जो गैर आईनी है, जब वो बैठे हुए गैर आईनी है तो उन्होंने कैसे कहना है कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? और अगर निभाने की बात की जाए तो ये भी हिस्सा तरह से लोगों को जबरदस्ती उठाकर अगवा करके उनके ऊपर तशद्दुद करके उनसे उनकी वफादारियां जो है वो चेंज करवाई गई, उनसे बयान दिए गए। शौकत तरीन साहब की बात की जाए या दीगर लोगों की बात की जाए, हमारी मुकम्मल जो लिस्टें हैं इसके हवाले से, उम्मीदवारान के हवाले से वो मुकम्मल तैयार। अब मसला क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक नाम दिया है तो पता चलता है जी कि इमरान खान साहब से पुलिस अप्रूवल करवाने से पहले वो पता चलता है कि 3 और हमारे उम्मीदवार वहां से उठाए गए, तो अब नए नाम के ऊपर मुशावरत होगी। तो हमें मुसलसल जो है ये विक्टिमाइज किया जा रहा है, उस चीज का निशाना बनाकर कभी से। देखिए ये तो इलेक्शन तो बड़ा एक भरपूर एक्सरसाइज होती है जो कि पार्टी करती है। तो आप जिस तरह से PTI के एक हिकमत अमली सामने आ रही है कि वो वकला को आगे करेंगे, तो आपको लगता है वो, आप क्योंकि खुद भी वकील है सर, मामलात को समझते हैं, तो मुनज़्ज़म कर पाएंगे पार्टी को एक जनरल इलेक्शन जैसी इलेक्टोरल एक्सरसाइज के लिए? जी नहीं मेहदर साहब, आपको आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी रहमान साहब, गुजारिश ये है, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वकला की बात की जाए तो वकला भी बिल्कुल ऑन फील्ड हैं, और अगर पॉलिटिकल लोग बात है जो पहले से साबका हमारे टिकट होल्डर्स हैं, तो उनको भी उसी तरह से पहले प्रायोरिटी के ऊपर वो लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जो डटे हुए हैं, जो इतनी सख्तियों के बावजूद वो गए नहीं है और उनके पास टिकट थे, तो खान साहब ने कहा है कि किसी को भी चेंज नहीं करना। बाकी रही हल्कों की बात, जो खाली हो गए जैसे आमर क्यानी टाइप के लोग, जो या मतलब जो है उठाया भी नहीं गया और वो छोड़कर चले गए और दूसरी जमात खड़े हो गए, या परवेज खट्टर टाइप के लोग, तो उन हल्कों के अंदर बिल्कुल जो है वो वहां पर अगर पॉलिटिकल आदमी एक मजबूत है तो वो उसको प्रायोरिटी हासिल है, और अगर वहां पर जो वकील है वो मजबूत है तो फिर उसको भी इसी तरह से प्रायोरिटी। तो बेसिकली ये है कि मजबूत PTI जो है वो मैदान में उतरेगी, लेकिन मैदान में उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर हमें थोड़ी सी फील्ड दे दी जाए तो हम बाकी लेवल तो खुद कर लेंगे। मसला ये है कि 2 आपने बनाए, आपने देखा कि दफा 174 के ऊपर कितने केसेस बना दिए, आपने देखा कि साइफर के ऊपर मीडिया ट्रायल किया गया, अलकादर के ऊपर मीडिया ट्रायल किया गया, तो उसके अलावा तोशा खाना के ऊपर मीडिया ट्रायल किया गया। ये कहते हैं कि हम नहीं बनाए, लेकिन जाकर उस जगह के ऊपर, उस मौके के ऊपर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर हर प्रोग्राम के अंदर बैठ के उसके ऊपर फिर कहते हैं कि हमने बनाए भी नहीं है केसेस। अब इन्होंने इद्दत वाला केस, क्योंकि इन्होंने देखा कि वोट तो बढ़ शायद इमरान खान का मरा जाए या नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो
वाला जो केस है वो भी एक्सपोज हो चुका है कि किस तरह पहले मुफ्ती सईद को लाया और अब ठीक है, मगर इसमें मेरे पास राइट नहीं मैदर साहब, ये लास्टली जो है वो ये बताइएगा, आज ये निगरान वजीर इत्तलात ने कहा, वो रद्दमल देते हुए जो खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट हुई और एक्स से, और वहां पर उन्होंने कहा कि हमदर्दियां लेने की कोशिश की है उन्होंने टीटीपी और अफगानिस्तान की। तो ये किसने ट्वीट की सर, और ये क्यों क्या ये वो कह रहे हैं कि हमदर्दियां लेने की कोशिश है टीटीपी और अफगानिस्तान की? नहीं सर, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जब स्टार्ट के अंदर ही अफगानिस्तान वाला मामला हुआ था तो खान साहब ने मुझे 2 दफा कहा कि आप हम इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर हमारा अमल होना चाहिए और आप मुशावरत करके इसके ऊपर हमारा स्टेटमेंट जो है वो जारी करें। कल खान साहब ने खुद स्टेटमेंट लिखवाई, फलस्तीन के हवाले से हो या अफगानिस्तान के हवाले से हो, क्योंकि वो समझते हैं कि जो जुल्म फलस्तीन के अंदर हुआ है इसी तरह से अफगानिस्तान के जो हमारे लोग हैं, आपने 40 साल मेहमानबाजी की और आप इस्लामी मुल्क है और कुरान पाक और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत को देखा जाए तो ये कोई तरीकाकार नहीं कि किसी को कटे मार के मुल्क से निकाला जाए। तो उन्होंने हमदर्दी जो है अफगानिस्तान की लेने के लिए नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी के अंदर उन्होंने ये अपना बयान जो है जारी करवाया है, और इनको शर्म नहीं आती कि ये उनको ठुड्डे मार कर निकाल रहे हैं, बजाय वो ये कहें कि उन्होंने देखे लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है और वो इंटरनेशनल लीडर है और लोगों के लिए बोलता है। ये हमदर्दी लेने, हमदर्दी की बात होती तो वो फिर अमेरिका से हमदर्दी ले लेता, फिर अमेरिका के कहने के ऊपर आप क्यों हुकूमत गिराते? और निगरान वजीर आज़म हो कोई भी हो, तो उनको ऐसा नहीं चाहिए कि वो एक पार्टी की नुमाइंदगी, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो न्यूट्रल रहें। लेकिन आपने देखा कि जब वो हुकूमत नहीं हो तो फिर उन्होंने न्यूट्रल क्या। ठीक है, राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। अंदर पंजोथा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, जो पार्टी से रिलेटेड मुख्तलिफ इशूज हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। मुल्क भर से गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अफगान सूरत हाल पर पाक अमरीकी मुज़ाकरात भी जारी हैं और 3 अमरीकी वफूद ने पाकिस्तान का दौरा करना था। पाकिस्तान का दौरा करने वाले 3 अमरीकी वफूद में से दूसरा वक्त गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पहुंचा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी से मुलाकात भी की। इससे पहले अमरीकी वफ्द ने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की क़यादत में पाकिस्तानी हुकाम से दफ्तर ख़ारजा में भी मुलाकात की थी और अमरीका में आबादकारी का मुंतज़िर तकरीबन 25,000 अफगानियों के मामले पर बात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि गैर कानूनी गैर मुल्की जो है वो पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं और ये जो वापसी का फैसला है हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया है। गुज़िश्ता रोज ये खबर भी सामने आई थी कि एशिया पैसिफिक फोरम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमें अमरीका, चीन और पाकिस्तान समेत लगभग 53 ममालिक में दहशतगर्दी फैला रही हैं। आज निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी ने कहा कि 90% गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अज खुद वापस चले गए हैं और उनका यह भी कहना था कि गैर मुल्कियों के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। रजिस्टर्ड गैर मुल्की पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को अब तक जबरी तौर पर नहीं निकाला गया और उन्होंने बानी पीटीआई के सोशल मीडिया पर जारी बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई जेल में ट्वीट करने की उनको सहूलत मैसर नहीं है, इससे वो अफगानिस्तान और टीटीपी की हमदर्दियां लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर केस लगा हुआ है। इन्हीं इश्यूज पर बात करने के लिए मंसूर अहमद खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साबिक सफीर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब आपके वक्त का। मंसूर साहब, सबसे पहले तो ये जो अमरीकी वफ्द यहाँ पर है, मुलाकातें कर रहा है, बड़े हाई लेवल विजिट्स हो रहे हैं, आपको लगता है कुछ प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है जो राहदारी के लिए यहाँ पर अफगान गैर मुल्की मुकीम है उनकी अमेरिका रवानगी के लिए? मेरा ख्याल है कि अमरीकी वफूद की जहाँ जो विजिट है उनके मकासद में एक मकसद तो ये राहदारी का भी है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो अफगानिस्तान में 2021 में जब से तालिबान ने टेक ओवर किया था, अब तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है और अब इस दौरान में अफगान तालिबान ने, उनकी हुकूमत ने वहां पे अपना कंट्रोल काफी मुस्तहकम कर लिया है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से और मुल्क के तमाम हिस्सों पर कंट्रोल के हिसाब से। लेकिन वहां पे अभी कुछ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो या नेबर्स की
या रीजन की जो शिकायत अभी तक उनका अजाला नहीं हो सका, जिसमें इंटरनली उनकी इंक्लूसिविटी है, फिर ह्यूमन राइट्स हैं, और फिर एक टेररिज्म का एक इशू है जहां जो बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, रीजनल टेररिस्ट ग्रुप्स या ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स, उनके जो फाइटर्स वहां पे मौजूद हैं। तो इस लिहाज से अमरीकी वफूद की जो विजिट्स हैं ये अहमियत की हामिल हैं। इसमें मेरा ख्याल है अमरीका की नजर है इस सिचुएशन पे कि वहां पे कोई इस किस्म का वैक्यूम या इंस्टेबिलिटी दोबारा से ना पैदा हो। साथ ही अमेरिका की नजर मेरे हिसाब से इन चीजों पर भी है कि रीजन के जो कुछ ममालिक हैं, जैसे खास तौर पर चाइना है, वो अपने ताल्लुकात काफी मुस्तहकम कर रहा है अफगानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत के साथ, और उनकी वो चाइना की नजर में आइंदा BRI के प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलना, अपने इक्तसादी फुटप्रिंट को, इकोनॉमिक फुटप्रिंट को वहां पर मुस्तहकम करना उनकी अव्वली तरजीह है। तो इस लिहाज से अमरीकी वफद भी मेरे ख्याल पाकिस्तान के साथ ये जो इश्यूज हैं, टेररिज्म का इशू है या ये डिपोर्टेशन रिलेटेड जो इशू है, इससे जो इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है, मेरा ख्याल अमेरिका भी चाहता है कि इसको किसी तरह से मामला को हल किया जाए। उसमें वो अफगान जो मंसूर साहब, जी बताइए। जी मंसूर साहब ये फरमाइएगा, देखिए ये बड़े तवातुर के साथ हम खबरें सुन रहे हैं। इससे सबसे पहले खबर आई थी कि सऊदी अरब से कुछ ऐसे पासपोर्ट रिपोर्ट हुए हैं जहां पर अफगान शहरी पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे थे। फिर उसके बाद नादरा के रिकॉर्ड के हवाले से भी खबरें आई। अभी एक खबर जो रिपोर्ट हो रही है वो ये कि सिराज हक्कानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते रहे। आपकी नजर में ये सब कुछ किस तरह से होता रहा और क्यों होता रहा है? देखिए, जहां तक अफगानियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स इशू होने का मामला है, ये कई सालों से मेरा ख्याल खबरों में है और इस पे बातचीत भी होती रही है। और बहुत से जो हमारे सिस्टम के लूप होल्स के जरिए हमने देखा कि कोई अफगानों ने पासपोर्ट भी हासिल किए, उन्होंने शनाख्ती कार्ड भी हासिल किए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टोरी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से ये बात की गई है, मेरे ख्याल में ये इस स्टोरी में की क्रेडिबिलिटी को कोई ज्यादा ऑथेंटिक इसलिए नहीं है कि जो दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें जो नेगोशिएशन टीम्स थी, चाहे वो अफगान तालिबान की थी या दूसरी तरफ से अफगान हुकूमत की टीम्स थी, वो एक चूंकि यूएस और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व थी, तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे लोगों का ट्रेवल करना मुनासिब नहीं था उस पे, और ना पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे सिराजुद्दीन हक्कानी का ट्रेवल करना मुमकिन था। सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर 10 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाउंटी है, और उनका इस तरह से किसी भी यूएस ऑफिस, अगर अमेरिकन ऑन बोर्ड भी थे, तो किसी भी अमेरिकन का इस किस्म की के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना उनके सिस्टम में भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो रिपोर्टर हैं या एंकर्स या एनालिस्ट हैं, उनको इन मामलात में जरा सेंसिटिविटी बरतनी चाहिए, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी अब इस अफगान हुकूमत में वजीर दाखिला हैं, तो वहां से भी पाकिस्तान की तरफ से भी एतराजात उठाए जा रहे हैं कि इस तरह की स्पेकुलेटिव रिपोर्टिंग क्यों की जा रही है। ठीक है, अच्छा मुझे लास्टली ये बताइएगा, ये जो अमेरिका फहरिस्तों का भी मामला है जो यहाँ पर राहदारी के लिए है, आपको रुकावट क्या नजर आती है इसमें, इन लोगों के वहां पर जाने में? और हमारे पास क्या कोई एस्टिमेट है कि कितने लोग ये 2 साल पहले जो तालिबान ने टेक ओवर किया उसके बाद हमारे इस वक्त शहरों में हैं और उसके बाद यहाँ पर आए हैं? देखिए, ये थाउजेंड्स में लोग थे, कोई लाख के करीब तो ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे आए, या लाख से ज्यादा होंगे जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में फिर सकूनत इख्तियार करनी थी, रेजिडेंस मिलनी थी उनको, और उनमें से बहुत सौ ने यूनाइटेड स्टेट्स भी जाना था। और ये इन यूनाइटेड स्टेट्स और इन हुकूमतों की अश्योरेंस या गारंटीज के ऊपर आए थे कि इनके चूंकि यूएस का प्रोसेस जो है वो काफी तवील है सकूनत इख्तियार करने के लिए, रेजिडेंसी लेने के लिए, तो उन लोगों को यहाँ पे लाया गया था। और फिर वो लोग, चूंकि यूएस की हुकूमत और यूएस की सोसाइटी ये समझती है कि इन लोगों का वापस अफगान जाने से उनकी जानों को खतरा होगा, तो उनके लिए यूएस के सिस्टम में अंडर प्रोसेस था। लेकिन चूंकि यूएस के सिस्टम के अंदर इस किस्म के वीजा को प्रोसेस करना बहुत टाइम लगता है, इसलिए मेरा ख्याल है काफी डिले हुआ। ठीक है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह परेशानी हुई कि भाई लोग यहाँ आ गए हैं और अब नहीं जा रहे। तो मेरा ख्याल है इस विजिट के दौरान
ये यूएस की जो विजिट, बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। साबिक सफीर अफगान बात कर रहे थे मुख्तलिफ सिक्योरिटी से जुड़े मामला पर। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में आपको गजा के हवाले से अपडेट करते चले। गजा पर इसराइल की जारहियत को 2 महीने हो चुके हैं और ये हमले अब भी जारी हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में अब जो शहीद फलस्तीनियों की तादाद है वो 17,000 से तजावुज कर गई है, जिनमें तकरीबन 7,000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। सारा फोकस अब अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर है, जहां पर जनरल असम्बली ने पनाह गुज़ीनों की मदद, इमदादी कामों और पनाह गुज़ीनों के असासों के तहफ़्फ़ुज़ समेत जो फलस्तीनियों के हक में वहां पर 5 करारदादें मंजूर की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों की मदद के हक में मंजूर होने वाली करारदादों के हक में 168 ममालिक ने वोट दिया, लेकिन अमरीका समेत 10 ममालिक वोटिंग के अमल से गैर हाजिर है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 99 का सहारा लेते हुए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखकर गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था और गजा में जंगबंदी पर जोर दिया था। अब तक यूएन सेक्रेटरी जनरल की जानिब से आर्टिकल 99 का सिर्फ 2 मरतबा ही इस्तेमाल किया गया है और इस खत के लिखने के मामले पर इसराइली वजीर आजम ने एंटोनियो गुतेरेस को हमास का हमायती करार दिया था। आज साबिक इसराइली वजीर आजम ने नेतन्याहू को ही दहशतगर्द करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये जो करारदादें मंजूर हुई हैं, अब दुनिया की तमाम नजरें सलामती कौंसिल के इजलास पर हैं। सलामती कौंसिल का जो इजलास आर्टिकल 99 के तहत जो वो बुलाया गया है, क्या इसमें फैसला होता है, क्या इसराइल को मजबूर किया जा सकेगा एक मरतबा फिर से जंगबंदी के हवाले से। लेकिन बहरहाल इस पर जो है वो बात बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसा लगता है कि इस मामले पर चंद मग़रिबी ममालिक समेत इसराइल सिर्फ एक तरफ है, जबकि बाकी तमाम की तमाम दुनिया दूसरी तरफ खड़ी है। आज के प्रोग्राम से मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।